पार्ट 12 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरा पहले पॉक के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हम दोनों सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते, जिसे सुनकर पॉक हैरान हो जाता है और उसी बात को वो नियो को भी कह देती है कि क्या वो दोनों हमेशा दोस्त बनकर नहीं रह सकते, जिसे सुनकर नियो का भी बहुत बुरी तरीके से कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉक एरा से पूछता है कि वो उसे रिजेक्ट क्यों कर रही है, क्या उसने एरा को प्रपोज करने में देर कर दी, इस वजह से वो उसे रिजेक्ट कर रही है, जिसका जवाब एरा नहीं देती। और फिर नियो भी उससे पूछता है कि क्या एरा ने उसके लिए आज तक कुछ भी फील नहीं किया, जबकि वो एरा के हर समय साथ रहता था। पर उसकी बातों का भी जवाब एरा के पास नहीं होता। तो अब नियो और पॉक का दिल टूट जाता है, जहाँ एरा को ये बात समझ आती है कि खुद रिजेक्ट होने से ज़्यादा मुश्किल किसी को रिजेक्ट करना होता है। घर वापस आकर पॉक काफ़ी रोता है क्योंकि उसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि वो एरा को पा सके, पर उसकी सारी मेहनत पानी में मिल गई। वहीं दूसरी तरफ नियो का भी काफ़ी बुरा हाल है। वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने एरा को सच्चे दिल से प्यार किया था और इसी वजह से उसने 90s का म्यूज़िक क्लब भी ज्वाइन किया था ताकि वो एरा के साथ रह सके, पर उसे भी एरा का प्यार नहीं मिला। जिसके बाद हम एरा को देखते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसने नियो और पॉक दोनों को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद वो खुद से कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर काम हमारे प्लान के हिसाब से ही हो और इसी वजह से हमें लाइफ को लेके कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद वो नियो और पॉक को दिल से शुक्रिया कह के अपने लैपटॉप को बंद कर देती है। जिसके बाद अगले दिन क्लब के सारे सदस्य क्लब रूम को खाली करने के लिए अपने अपने सामान को पैक कर रहे होते हैं, जहां पॉक और नियो साथ में मिलकर बॉर्डर लाइन को साफ कर रहे होते हैं, जहां नियो पॉक से बात करने की कोशिश करता है और नियो उससे कहता है कि उन्हें एरा के लिए अपनी दोस्ती खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनकर पहले तो पॉक नहीं मानता क्योंकि वो अभी भी उस बात पर गुस्सा है, पर उसके बार बार कहने पर वो उससे फिर से दोस्ती कर लेता है। अगले कुछ दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि सारे स्कूल में जेंट की फ़ोटो लगी हुई है क्योंकि अब वो स्कूल का नया स्कूल मॉडल है। जिसके बाद हम एलन को उसकी तस्वीर के आगे खड़ा देखते हैं। जेंट आकर एलन से पूछता है कि क्या वो उस पर गुस्सा है, तो एलन उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जिस पर वो दोनों हंसते हैं। जिसके बाद जेंट को अपने दोस्त को खुश देखकर अच्छा लगता है और आखिरकार उनके क्लब रूम का आखिरी दिन आ जाता है और उस दिन जेंट सबके लिए उनकी मनपसंदीदा तोहफा लेकर आता है, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो सभी मिलकर खूब सारे तस्वीरें खींचने लगते हैं, जहां वो सभी एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश दिख रहे थे। जिसके कुछ देर बाद एरा, स्पॉइल और घोस्टगर्ल तीनों भी क्लब रूम आ जाते हैं और सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी तस्वीरें खींचने लगते हैं क्योंकि अब वो सभी एक अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो सब साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वैसे तो एलन और एरा दोनों का ही क्लब बंद हो चुका है, पर वो इस बात को भूलकर अपने आखिरी मोमेंट को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हमें एरा अकेली बैठी हुई काफ़ी उदास दिखती है कि उसके काफ़ी कोशिश करने के बावजूद उसका क्लब बंद हो गया। तो स्पॉइल उसे समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास ज़्यादा सदस्य होते तो ऐसा कभी नहीं होता और हमने हार नहीं मानी, वो सबसे अच्छी चीज़ थी। तो फिर स्पॉइल के काफ़ी ज़्यादा कहने और हिम्मत देने के बाद एरा का मूड ठीक हो जाता है और फिर एरा जैसे ही क्लब रूम में वापस आती है, क्लब रूम को खाली देखकर वो वापस से उदास हो जाती है। और तभी स्काई वापस आकर एरा को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो उदास हो रही है, तो वो कहती है कि हाँ, थोड़ा सा। तो फिर स्काई भी एरा से थोड़ी बहुत बातें करके उसका मूड ठीक करता है और फिर वहाँ से चले जाता है क्योंकि उसे ग्रेस को भी घर छोड़ने जाना था। आगे हम देखते हैं कि जब एरा घर में अकेली होती है तब लिफ्टॉयल उसकी मॉम के साथ आता है, जहाँ लिफ्टॉयल की मॉम एरा से कहती है कि लिफ्टॉयल ने तो अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, तुम अपना बॉयफ्रेंड कब ढूंढ रही हो। जिस बात पर एरा कुछ भी जवाब नहीं देती और फिर लिफ्टॉयल के साथ बाहर बैठकर बातें करने लग जाती है, जहाँ लिफ्टॉयल उसे बताता है कि स्पॉइल और वो फर्स्ट टाइम एक साथ गिफ्ट चेंज करने वाले हैं, इसलिए तुम स्पॉइल से कहना कि मेरे लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट ना खरीदे। जिसके बाद एरा उसे कहती है कि रिलेशनशिप में आने के बाद वो काफ़ी समझदार हो गया। ये सुनकर लिफ्टॉयल भी हंसने लगता है। जिसके बाद एरा जैसे ही स्कूल पहुंचती है और लिफ्ट में जाने वाली होती है, तो लिफ्ट के खुलते ही उसे पॉक और नियो दोनों लिफ्ट के अंदर दिखते हैं, जो कि एरा को देख शॉक हो जाते हैं
तो फिर एरा घबराते हुए लिफ्ट के अंदर आ जाती है, जहाँ जेंट को छोड़कर कोई भी बात नहीं करता। जेंट एरा को हाय कहता है, जिसका जवाब देते हुए वो भी हाय कहती है, और लिफ्ट के खुलते ही वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद पॉक और नियो भी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब एरा और स्पॉइल कैंटीन में होते हैं तो वहाँ स्पॉइल एरा को प्ले के पब साथ में चलने के लिए पूछती है, जहाँ जाने से एरा मना कर देती है क्योंकि वो स्पॉइल और लिफ्टॉयल के बीच में कांटा नहीं बनना चाहती। जिस पर स्पॉइल उसे बताती है कि वो अकेली नहीं होगी क्योंकि स्काई और ग्रेस भी वहाँ एक साथ आने वाले हैं। जिस बात को सुनकर एरा और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो सारे कपल्स के बीच में एकलौती सिंगल होगी। जिसके बाद क्लब में बिल्कुल वैसा ही होता है, मतलब कि एरा दोनों कपल्स के बीच में फंस जाती है, जहाँ बाकी सब अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। जहाँ प्ले गाना गाते हुए बस एरा की ओर ही देख रहा था। जिसके बाद वो एरा को देखते हुए स्टेज से ही फ्लाइंग किस देता है। ये देखकर एरा वहाँ से परेशान होकर चले जाती है, और फिर वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है उसे बाहर प्ले दिखता है, जहाँ वो उसे सिंगल होने का वजह पूछता है क्योंकि सभी लोगों ने अपना पार्टनर चूज़ कर लिया उसे छोड़कर, और ऐसा क्यों। प्ले का जवाब देते हुए एरा कहती है कि जब ये बात उसे पता चल जाएगी तो वो उसे बता देगी। जिसे सुनकर प्ले हंसने लगता है और वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और एरा को देखकर कहती है कि अच्छा तुम ही हो एरा। जिसके बाद प्ले उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि इस क्लब की मालिक है। इस बात को जानकर एरा हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो उस लड़की को अपने सारे फ्रेंड से मिलाने के लिए लेकर आता है, जहाँ जैसे ही लिफ्टॉयल को पता चलता है कि वो खूबसूरत दिखने वाली लड़की प्ले की गर्लफ्रेंड है, तो उसके मुंह से सारी ड्रिंक बाहर आ जाती है। ये देखकर प्ले उसे ओवर एक्टिंग बंद करने के लिए कहता है। जिसके पास कायो से पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है, तो प्ले कहता है कि ये बहुत टाइम से चल रहा है, और वो कहता है कि वो इस बार सीरियस है। जिस बात को सुनकर लिफ्टॉयल और स्पॉइल खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। उन दोनों को नाचता हुआ देखकर प्ले की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। जिसके बाद प्ले अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बैठाकर वापस से स्टेज में जाकर गाना गाता है, जहाँ वो लिफ्टॉयल के स्पेशल रिक्वेस्ट पे स्पॉइल के लिए गाना गाता है, जिसे वो सभी काफ़ी एंजॉय करते हैं। और तभी गाना ख़त्म होने के बाद लिफ्टॉयल पूरे फॉर्मेलिटी के साथ सभी के सामने स्पॉइल को प्रपोज कर देता है, जिस पर शर्माते हुए स्पॉइल हाँ कर देती है, और फिर वो दोनों वापस से साथ में नाचने लग जाते हैं। जिसके बाद प्ले की गर्लफ्रेंड एरा से बात करते हुए उसे बताती है कि प्ले ने उसे एरा के बारे में काफ़ी कुछ बता रखा है, मतलब कि वो पहली लड़की है जिससे प्ले ने फ्लर्ट करने की कोशिश की, पर प्ले के लाख कोशिश करने के बाद भी एरा उससे इम्प्रेस नहीं हुई। जिस बात को सुनकर एरा हंसने लगती है और फिर उससे पूछती है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए। जिसका जवाब देते हुए वो कहती है कि वो प्ले को पहले से ही पसंद करती थी, पर उसे कह नहीं पाई। और तभी प्ले के दोस्त ने उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की, जहाँ प्ले को जैसे ही उसके फीलिंग्स के बारे में पता चला तो प्ले ने उसके फीलिंग्स की इज्जत की, और वो आगे कहती है कि वो जानती है कि प्ले हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, पर उसे ये बात अच्छे से पता है कि प्ले उसे कभी धोखा नहीं देगा। और फिर एरा को वो अपना पैर दिखाती है जो कि नकली था, जिसे देखकर एरा हैरान हो जाती है। फिर आगे प्ले की गर्लफ्रेंड कहती है कि प्ले ने उसका साथ देने का वादा किया, वो दौड़ नहीं सकती पर प्ले उसके साथ चलने के लिए तैयार है, और यही भरोसा उन दोनों के लिए काफ़ी है। इस बात को सुनकर एरा प्ले और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी खुश हो जाती है कि आखिरकार प्ले एक अच्छा लड़का निकला। तो आके घर वापस आकर एरा अपनी डायरी को रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि काफ़ी अच्छा लगता है अगर आपके आसपास के लोग सभी के सभी खुश हों। उन्हें खुश देखकर आप भी खुश हो जाते हैं, मतलब कि उसके सारे फ्रेंड्स जो कि एक दूसरे के साथ सिर्फ दोस्त थे वो आज रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे की काफ़ी फिक्र भी करते हैं, जिन्हें एक साथ खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। अगले दिन स्कूल में एरा की मुलाकात एलन से होती है, जिससे कुछ देर बात करने के बाद एलन एरा को शनिवार रात को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद सभी एलन के पार्टी में उसके बुलाने पर आते हैं, तो एलन सभी को बताता है कि उसे स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली है, जिसकी मदद से वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। इस बात को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर थोड़े बहुत उदास भी होते हैं क्योंकि अब एलन उनके साथ पढ़ाई नहीं करेगा। और तभी जेंट सभी को सरप्राइज कर देता है,
ये कहते हुए कि वो अपने परिवार के साथ किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ उसके डैड का बिजनेस है जिसे अब जेंट चलाएगा। तो क्या पता अब वो भी काफ़ी समय बाद वापस आए। जिसे सुनकर एरा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और जेंट से पूछती है कि क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है, जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ। और फिर एरा काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस करती है और तभी हमें नियो और पॉक एक साथ बात करते हुए दिखते हैं, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि दोनों ही एरा से हार मान चुके हैं। और उसी दौरान एरा सभी लोगों से दूर बैठकर रो रही होती है। उसे स्पॉइल देखकर रोने की वजह पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसे फेयरवेल पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके दोस्त उसे छोड़कर दूर चले जाएं। जिस पर स्पॉइल कहती है कि एलन का तो तुम्हें पहले से ही पता था कि वो जाने वाला है, तो तुम इतना क्यों बुरा मान रही हो। जिस पर एरा कहती है कि मुझे जेंट का नहीं पता था कि वो भी हमें छोड़कर जाने वाला है। जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जिसे पहली बार इतना ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ देख उसे स्पॉइल चुप कराने की कोशिश करती है, पर वो चुप नहीं होती। और तभी स्पॉइल को लगता है कि एरा के शराब पीने की वजह से वो इतना रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एरा के शराब पीने के बावजूद वो असलियत में रो रही होती है। जिसके बाद घर वापस आकर वो सोचने लगती है कि आज मुझे क्या हो गया था जब मैं इतनी रोई। और फिर वो जेंट की दी हुई बुक को देखकर सोचने लगती है और तभी जेंट का उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि स्लीप टाइट। जिसके बाद एरा जेंट के बारे में सोचने लगती है और जैसे ही म्यूज़िक को ऑन करती है तो उसमें लव सॉन्ग प्ले होता है, जिसे सुनते हुए एरा को सिर्फ जेंट की याद आती है। तो अगले दिन वो अपने टीचर से पूछती है कि अगर अचानक से हमें कोई सॉन्ग पसंद आ जाए तो इसका मतलब क्या है। जिसका जवाब देते हुए टीचर कहती है कि अगर तुम किसी पर्सन को सोचते हुए उस सॉन्ग को बार बार सुन रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम उस पर्सन को लाइक करती हो। इस बात को जानकर एरा हैरान हो जाती है और बाहर लगे हुए पोस्टर को देखकर सोचने लगती है कि क्या सच में जेंट को लेकर उसके दिल में फीलिंग्स हैं। और तभी उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं जहाँ जेंट उसके काफ़ी करीब आया था और उसे देखकर हंसा था। जिसके बाद उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उसके दिल में जेंट के लिए फीलिंग्स है। इसका मतलब यह है कि वो पर्सन जेंट है जिसे एरा पसंद करती है। और तभी वो पॉक और नियो के उतने कोशिश करने के बावजूद उन्हें पसंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एरा के दिल में जेंट को लेके पहले से ही फीलिंग्स थी और उसने अपने फीलिंग्स को कभी नोटिस नहीं करा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरा जेंट की दी हुई 50 फैक्ट्स वाली बुक को रीड कर रही होती है, जिसमें एरा के बारे में सभी फ़नी बातें लिखी हुई हैं। और तभी वो एक लाइन पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जेंट ने उसमें लिखा हुआ होता है कि पॉक हर रोज़ एरा के लॉकर में सामान रखता है। जिसे पढ़ने के बाद एरा चिढ़कर कहती है कि काश मैंने ये बुक पहले ही पढ़ ली होती, तो फिर मैं स्माइलिंग बियर को ज़्यादा जल्दी ढूंढ पाती। आगे हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जहाँ जेंट को दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना होगा और इसी वजह से एरा अपने घर में बहुत ही ज़्यादा उदास होकर बैठी हुई होती है। और तभी एरा का डोरबेल बजता है और जैसे ही वो उसे खोलती है तो वहाँ जेंट का एक पोस्टर होता है जिसके पीछे से कोई एरा को नोट्स देने लगता है, जिसमें वो सभी बातें होती हैं जो कि जेंट ने एरा को लेकर फेल की थी। मतलब कि स्टार्टिंग से जेंट एरा को पसंद करता था और इसी वजह से उसने क्लब रूम में लॉकर को रखवाया ताकि एरा को परेशानी ना हो। साथ ही उसने एरा को एक छोटा सा फ़ैन भी दिया था ताकि एरा को गर्मी ना लगे। और फिर वो एरा को रेस्टोरेंट लेकर गया ताकि उन दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो सके। और जब जेंट को पता चला कि एरा अकेले फॉरेस्ट जाना चाहती है तो उसने स्कूल में ही एरा के लिए एक छोटा सा फॉरेस्ट बनवा दिया और साथ ही जेंट ने एरा का बर्थडे सेलिब्रेट करवाया था। इसका मतलब जेंट एरा का शुरू से लेकर अब तक केयर करता हुआ आया है, पर उसने कभी भी एरा को अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसे पहले से पता था कि पॉक उसे लाइक करता है, जिस वजह से वो उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। पर इस बात को जानने के बाद कि एरा भी उसे लाइक करती है, वो अपनी फीलिंग्स को बता रहा है। इसका मतलब यह है कि जब एरा जेंट के पोस्टर के आगे आकर अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रही थी तो तब जेंट ने उसकी सारी बात सुन ली थी, जिसे सुनने के बाद जेंट को भी अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत आ गई और आज अपनी फीलिंग्स एरा को बता पाया। पर जब एरा गेट खोलकर पोस्टर के पीछे चेक करती है तो वहाँ लिफ्टाइल और स्पॉइल थे, जिन्हें देखकर वो कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। और तभी जेंट अपने कार से बाहर निकल कर आता है। इसका मतलब जेंट आउट ऑफ कंट्री नहीं गया। जिसके बाद वो एरा से कहता है कि ये कोई प्रैंक नहीं बल्कि रियलिटी है। उसे देखकर एरा काफ़ी ज़्यादा शॉक और नर्वस हो जाती है
जिसके बाद जेंट एरा के पास आकर उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ फील करती है, मतलब कि क्या एरा को जेंट पसंद करती है। जिसके बाद एरा काफ़ी देर तक सोचने के बाद कहती है कि हाँ, मतलब कि एरा जेंट को पसंद करती है। जिस बात को सुनकर जेंट काफ़ी खुश हो जाता है और आगे वो एरा को भी अपनी फीलिंग्स बता देता है, मतलब कि वो भी एरा को पसंद करता है। जिसे सुनकर एरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हमें ड्रामा के सभी किरदारों को दिखाया जाता है कि अब लिफ्टॉयल और स्पॉइल दोनों कपल बन के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ नियो काफ़ी फेमस सिंगर और एक्टर बन चुका है, जो कि सारा दिन बस काम करने में बिजी रहता है। जिसके बाद स्काई, जो कि ग्रेस के साथ रिलेशनशिप में है, ग्रेस की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं। फिर आगे हम एलन से मिलते हैं, जो कि स्टडीज़ के लिए दूसरे कंट्री में गया था, जहां वो भी इस बात को कबूल करता है कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश है। आगे हम पॉक से मिलते हैं, जो कि एरा को भूलकर अब अपना सारा ध्यान स्पोर्ट्स में लगा चुका है। जिसके बाद हम प्ले को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो कहता है कि वो ज़िंदगी में कभी उसे छोड़ के नहीं जाएगा। जहाँ हमें पता चलता है कि प्ले आखिरकार सुधर गया और सबसे आखिर में घोस्ट गर्ल एक फेमस मॉडल बन चुकी है। जिसके बाद हम एरा को लव के ऊपर प्रेजेंटेशन देता हुआ देखते हैं, जहाँ सभी लोग ताली बजा रहे हैं और हमें पता चलता है कि अब एरा को लव में यकीन होना शुरू हो गया। जिसके बाद जब एरा अपने कमरे में बैठकर कुछ बात को सोचते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि तभी उसे कुछ लोगों के लव सॉन्ग्स को गाने की आवाज़ें आती हैं। जिसके बाद जैसे ही एरा अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो वो लोग सॉन्ग को गाते हुए एरा के घर की ओर आ रहे थे। जिसके बाद एरा जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका घर काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया हुआ है, जिसे देखकर एरा खुश हो जाती है। जहां हमें एरा के दोस्त स्पॉइल और लिफ्टॉयल भी देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे ही गाना ख़त्म होता है तो जेंट एरा के घर में आकर एरा को घुटने में आकर ऑफिशियली प्रपोज करता है, जिसे देखकर एरा काफ़ी खुश होने लगती है और तब जेंट भी स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां एरा जेंट से पूछती है कि उसने एरा को पसंद करना कब शुरू किया। जिस पर जेंट कहता है कि उसी दिन से जिस दिन मैं सभी के लिए लॉकर लेकर आया था और सबसे ज़्यादा खुश एरा हो गई थी। जिसे स्माइल करता देख जेंट ने यह बात ठान ली थी कि वो हमेशा उसके चेहरे से मुस्कान जाने नहीं देगा। यह सुनकर एरा काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है। जिसके बाद जेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे लाइक करना कब शुरू किया। जिस पर वो कहती है कि उसे पता नहीं, मतलब कि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं जानती कि कब उसने जेंट को पसंद करना शुरू किया, पर उसे इस फीलिंग का एहसास तब हुआ जब जेंट दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने वाला था। जिस बात को सुनकर जेंट हंसने लगता है और कहता है कि वो कभी एरा को अकेले छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। जिस बात को सुनकर एरा शर्माने लगती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ स्पॉइल और लिफ्टॉयल ऊपर से इन दोनों को देखकर वो लोग भी खुश हो जाते हैं। ड्रामा के अंत में एरा को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है, जहाँ वो उसके साथ खुश है और इस आखिरी एपिसोड के साथ ड्रामा का अंत हो जाता है।